नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम डॉक्टर कहत है में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के साथ में। इसी कड़ी में हमारा आज का विषय है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोबोटिक सर्जरी का महत्व। और इसी कड़ी में हमें जानकारी देने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। बहुत नमस्कार जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई डाउट हो रोबोटिक सर्जरी के बारे में, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, आपको रोबोटिक सर्जरी से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए और आप हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र में आना बहुत ही हमारे लिए एक वरदान जैसा है। तो आइए जानते हैं रोबोटिक सर्जरी क्या है और कैसे हम इससे स्वस्थ हो सकते हैं बहुत ही कम समय पे। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे राज्य में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी जैसी जो पैटर्न है वो लेके आए हैं और इससे काफ़ी मरीज ठीक हो रहे हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मेरा सबसे पहला प्रश्न सर आपसे ये होगा कि ये रोबोटिक सर्जरी है क्या, वो हमारे दर्शकों के लिए सर। जी देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एक्सटेंडेड रूप है या उसके आगे का कदम है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम पेशेंट के पास खड़े होते हैं, सारे मूवमेंट हमें करने पड़ते हैं जी। रोबोटिक सर्जरी में तीन चीज़ें होती हैं। एक पेशेंट कार्ट होती है, दूसरा एक रोबोट जो मेन होता है और एक सर्जन का कंसोल होता है जी। सर्जन ऑपरेशन टेबल से दूर बैठ के कंसोल में बैठ के ये सारा ऑपरेशन करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त 4 इंस्ट्रूमेंट अंदर गए हुए हैं। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें आप टेबल के पास में खड़े हैं, और रोबोटिक सर्जरी में आपको टेबल के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसोल में बैठेंगे और जैसे आप कार ड्राइव करते हैं उसी प्रकार से आप, या वीडियो गेम खेलते हैं तो आप बटन्स दबाते रहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर कंट्रोल्स हैं। उन कंट्रोल्स के द्वारा आप जो अंदर पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आपने डाले हुए हैं उनका मूवमेंट आप करके आप पूरी की पूरी रोबोटिक सर्जरी करते हैं। ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स आप अंदर देख रहे हैं इस वक्त, वे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स सर्जन, ये जैसा इस प्रकार से अभी मैं कंसोल पे बैठा हुआ हूँ और कंसोल पे बैठ के वो 2 आर्म्स जो आप देख रहे हैं और 2 फुट स्विच देख रहे हैं, उनके द्वारा ये सारा कंट्रोल होता है जी। बहुत ही अच्छी जानकारी सर। सर, मैं इसके बाद ये पूछना चाहूँगी आपसे कि लोगों को आमतौर पे एक भ्रम होता है कि ये रोबोटिक सर्जरी, जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि रोबोट हमारी सर्जरी करते हैं, एक मशीन हमारी सर्जरी कर रही है। तो ये क्या है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या रोबोट ही करते हैं ये सर्जरी? जी नहीं, रोबोट देखिए ये मास्टर और स्लेव का रिश्ता है जी। रोबोट खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मास्टर, मतलब कि सर्जन कुछ ना करे। सर्जन ही सारा कुछ कर रहा है, उसको सारा इंस्ट्रूमेंट के कंट्रोल से लेके, उसके मूवमेंट से लेके, प्रिसाइज मूवमेंट जो कर रहा है वो सर्जन कर रहा है। सर्जन अगर बीच में रुक जाता है या उसका हाथ मूवमेंट करना रुक जाता है तो रोबोट भी रुक जाएगा और 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं खिसकेगा। वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो आधा मिलीमीटर भी नहीं खिसक सकते जब तक कि सर्जन उसको कंट्रोल छोड़ दिया है अगर तो एक प्रकार से ये कहना कि गलत होगा कि ये मशीन के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है। मशीन के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है पर सर्जन का मेन रोल है जी। जी सर, तो लोग ये भ्रम ना रखें मन में कि कोई मशीन कर रही है, डॉक्टर्स और हमेशा प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे।
जी सर आमतौर पे जब कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसे हम एक आम चिकित्सा दें या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दें या रोबोटिक सर्जरी दें, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना उन्हें? जी देखिए, आज की तारीख में हमारे चिकित्सा संस्थान में 95 to 97% सर्जरी जो पेट के ऑपरेशंस हैं जी उसमें हम या तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं या रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। अब रोबोटिक सर्जरी हम किस में कर रहे हैं? रोबोटिक सर्जरी उन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के केसेस में हम या पेट के ऑपरेशंस जैसे बड़ी आंत का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है जी या पेनक्रियास का कैंसर है या पेट का आमाशय का कैंसर है या गॉल ब्लैडर का कैंसर है जी प्रोस्टेट का कैंसर है, जी गुर्दे का कैंसर है, तो जितने भी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जिसमें आपको 100% प्रिसीशन चाहिए जी और कई बार आपको अंदर जाकर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मूवमेंट करने पड़ते हैं जो कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि एक मानव अंग का एक मूवमेंट का एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। आपका ये मेरा हाथ है, ये एक लेवल तक घूम सकता है, जी बट रोबोटिक जो आर्म है वो उसमें 60 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स हैं जी जो कि आपके हाथ में उतने नहीं होते हैं। जी तो आपको जहाँ फ्रीडम चाहिए, खास करके जो पेट का डीपर हिस्सा होता है जैसे पेल्विस हुआ या छाती की तरफ जब हम जाते हैं पेट के खाने की नली की तरफ जो ऑपरेशन होते हैं, खाने की नली के कैंसर के ऑपरेशन है, जी तो इन सब जगह पर रोबोट आपको बहुत सहायता प्रदान करता है। जी हर्निया जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज होते हैं, बहुत डिफिकल्ट हर्नियाज होते हैं, जी चाहे सिंपल हर्निया क्यों ना हो, उसमें भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग अपने हर्निया का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से ज़्यादा करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस सर्जरी के द्वारा जितने भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा जितने भी हर्निया ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप बहुत प्रिसाइजली एक बहुत बड़ी जाली लगाने में सक्षम होते हैं। जी जब हम ओपन सर्जरी करते थे तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी जाली नहीं लगा पाते थे, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई तो हम बड़ी जाली लगाने लग गए, जी और रोबोटिक सर्जरी जब से आई है तो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो जाली की साइज़ रहती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी साइज़ की जाली लगा सकते हैं। जी कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज जितने भी हैं वो भी हो सकते हैं, जी बच्चेदानी के जितने कैंसर्स हैं जी वो सब के सब रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ज़्यादा प्रिसाइजली हो सकते हैं। जी मतलब बहुत सुविधा हो गई और बहुत फैसिलिटी हो गई और बहुत कम समय में बहुत प्रिसाइज इलाज हमारे पेशेंट्स को मिल रहा है सर। जी सर, जैसा कि ये तो रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे हैं और हर चीज़ के कुछ प्रॉस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो कुछ कुछ रिस्क फैक्टर भी होते होंगे जो रोबोटिक सर्जरी में होते हैं, तो वो जो दर्शकों के मन में होता है, पेशेंट्स के मन में आमतौर पे एक सवाल होता है कि इसमें क्या रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होते हैं कि नहीं, तो उस रिस्क फैक्टर के बारे में हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के देखिए, लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, पेशेंट का बेहोशी देना, जनरल एनेस्थीसिया देना, उसके लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है। जी और रोबोटिक सर्जरी में हमको डिफरेंट टाइप की पोजीशंस, कभी कभी हमको स्टीप हेड डाउन मतलब सिर का एंड बहुत नीचे करके रखना पड़ता है, जी कभी हमको सिर को बहुत ऊपर उठा के रखना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो पोजीशंस हमको रोबोटिक सर्जरी में देनी पड़ती है उसमें बेहोशी के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए, ये हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी होता है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि मरीज बेहोशी के लिए फिट है कि नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस देखिए, किसी भी सर्जरी, चाहे मैं ओपन सर्जरी करूं, चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करूं, चाहे रोबोटिक सर्जरी करूं, हर सर्जरी के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट रोबोटिक सर्जरी में डेफिनेटली वे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है और उनका दर जो है, अगर ओपन सर्जरी में 10% है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर वो 4% है, तो रोबोटिक सर्जरी में वो मुश्किल से 1 से 1.5%। जी, यानी रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है सर इस सर्जरी में। जी सर, इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आमतौर पे कोई भी पेशेंट जब आपके पास आते होंगे और रोबोटिक सर्जरी हम मानते हैं कि बहुत ही एक उन्नत टेक्निक है किसी भी इलाज की, लेकिन एक पेशेंट को राज़ी करना या पेशेंट को कन्विंस करना, उसके डाउट्स क्लियर करना, तो क्या इसके लिए आप पहले से कोई काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट्स की इस रोबोटिक सर्जरी के बारे में? उस बारे में हमारे दर्शकों को जी। देखिए, हमारे सेंटर में कोई भी अगर मरीज आता है जी तो डेफिनेटली ये उसके दिमाग में तो रहता है कि मुझे मिनिमल एक्सेस सर्जरी या कम से कम आघात वाली सर्जरी करवाना है, ये वो मानसिक रूप से तैयार होके ही आता है।
अब उसकी बीमारी को देख के उसके हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा एक पीजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो मेरे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो वो भी उनको डिटेल में सारी चीज़ें समझाते हैं कि ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं जी। कई बार अगर हमको ज़रूरत लगती है तो हम उनको पुराने अपने किए हुए मरीजों के ऑपरेशंस के वीडियोस भी दिखाते हैं जी। जिससे उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि हाँ, ये सर्जरी भी पॉसिबल है लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। और इस तरीके से हम मरीज का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं जी। पर अब इस फील्ड में मेरे को करीब करीब 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हुए, और रोबोटिक सर्जरी करते हुए 1.5 साल हो गए जी। तो लोगों का एक विश्वास बहुत ज़्यादा हमारी टीम के ऊपर है जी। और बहुत ज़्यादा कन्विंस करना, अगर उनको हमारा सिर्फ इतना बोल देना कि सब ठीक होगा, उतने में ही बहुत लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है जी। और भगवान की कृपा है कि मरीज अच्छा होके स्वस्थ होके हमारे सेंटर से फिर जाता है। जी सर, वैसे भी आपको विगत 32 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है, तो निश्चित ही एक विश्वास तो डेवलप हो ही जाता है। सर, इसके अलावा कौन कौन से एक मिथ भी होता है पेशेंट्स के मन में कि जैसे रोबोटिक सर्जरी नो डाउट एक एडवांस टेक्निक है, लेकिन एक जब एडवांस टेक्निक हम ऑप्ट करते हैं तो इसे एक एलीट क्लास का ही ट्रीटमेंट माना जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है। तो क्या ये एक भ्रम है या किस तरीके से आप इस तरह के प्रश्नों को डील करते हैं सर, वो हमारे दर्शक देखिए, अभी पिछले 1.5 सालों से तो मैं इस प्रकार से कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी मरीज को जिसको रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकता है और वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट, तो भी मैं उसको मना ना करूं, और उसको अगर मुझे लगता है कि इसको रोबोटिक सर्जरी करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा तो हम कई बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट पे ही उसका इलाज कर देते हैं जी। और कोशिश ये करते हैं कि अगर, क्योंकि देखिए मरीज को तकनीक से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता कि आप कौन सी तकनीक से कर रहे हो। जी। जी सर। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरा जो सर्जरी मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मैं मरीज को 100%। जी। जी सर। क्योंकि सर्जरी में 0% या 100% बीच का कुछ नहीं होता, या तो मरीज ठीक होगा या मरीज बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जी। तो इसलिए बेहतर रिजल्ट के लिए अगर कोई मुझे नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जी। और उसकी कॉस्ट अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, पर मुझे मालूम है कि मैं इस तकनीक से अगर इस सर्जरी को करता हूँ जी। तो मैं उसको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सकता हूँ जी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसको उस कॉस्ट पे ही सर्जरी कर दूँ। जी। इसलिए लोगों के मन में ये जो मिथ है कि साहब ये सर्जरी बहुत कॉस्टली है, जी। तो थोड़े बहुत अगर आपको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं जी। पर आपका अस्पताल में स्टे कम हो रहा है, आपको दर्द कम हो रहा है, आपको एंटीबायोटिक का खर्चा कम हो रहा है। सर माफ़ी चाहूँगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। एक सवाल, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो पहले हम ये सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, मैं रज्जू चंद्राकर। हेलो जी। जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, बताइए। मैं रज्जू चंद्राकर किशुनगढ़ से बोल रहा हूँ, पंडरिया जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से। जी चंद्राकर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब एवं मैडम जी। जी। ये रोबोट जब हमारे छत्तीसगढ़ में सब कब से चालू हुआ है, इसका जो इलाज कब से चालू हुआ है? जी। जी। जी सर। रोबोटिक सर्जरी करते हुए हमको करीब करीब 1.5 साल हो गए हैं, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो इस सर्जरी को आए करीब करीब 15-20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और हिंदुस्तान में ये सर्जरी करीब करीब 5-7 साल से ज़्यादा पॉपुलर हुई है। जी। और ये रोबोट से क्या मतलब इसमें खतरा है कि नहीं है? जिसे सर्जरी होगा बहुत कम खतरा है, इसमें बहुत कम खतरा है, नहीं है? बहुत कम खतरा है, बहुत कम। बहुत अच्छे से सर्जरी होती है और बहुत प्रिसीजन से सर्जरी होती है। इसके रिजल्ट्स बाकी दूसरे तरीके से ऑपरेशन करने से ज़्यादा बेहतर प्राप्त होते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर। और जिस कॉन्फिडेंस से आप पेशेंट को बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट कन्विंस होते ही होंगे। जी सर, इसके बाद मेरा अगला सवाल ये था सर कि जैसे सर्जरी हो गई उसके बाद क्या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस हमको लेना है, या कुछ ऐसे जैसे सर्जरी के बाद में कितने दिन बाद पेशेंट घर आ सकता है, और कोई स्पेशल प्रिकॉशन अगर पेशेंट को? देखिए, अगर हमने कोई अथड़ी काट के वापस नहीं जोड़ी है या कोई भी ऐसा अंग काट के वापस नहीं जोड़ा है जिसमें हमको पेशेंट को 24-48 घंटे से ज़्यादा खाली पेट रखना पड़ता है जी, तो इन पेशेंट्स को छोड़ के जी, बाकी सारे पेशेंट्स 24 घंटे के अंदर घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, अब जब हमने शुरू किया था तब मरीज़ थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पसंद करता था, जी,
पर आज की तारीख में मैं जब शाम को सुबह अगर मैंने मरीज का ऑपरेशन किया, शाम को उसके पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ घर जाना है, तो बोलता है हाँ साहब जा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी क्योंकि तब तक वो 2-3 चक्कर लगा चुका रहता है, घूम चुका रहता है, पैदल चल चुका रहता है, बाथरूम जा चुका रहता है, कुछ ना कुछ खा पी चुका रहता है। जी तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं अस्पताल में रह के करूँगा क्या। जी तो डेफिनेटली अगर आप ये देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर छुट्टी पा जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई अतड़ी काट के जोड़ी गई हो जी और उनको हमको खाली पेट रखना पड़ रहा हो। हम्म। उस स्थिति में भी मरीज 3 से 4 दिन में घर चला जाता है। जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ सर। इसके बाद सर मेरा अगला सवाल है कि जैसे कुछ सर्जरीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसमें टाइम लगता है, जैसे बड़ी आंत की सर्जरी की आप बात कर रहे थे कि उसका जो नॉर्मली जो सर्जरी प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेप में होता है। तो क्या रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इस तरह की जो जटिल सर्जरियाँ हैं, क्या इनका समय कम किया जा सकता है, या क्या मतलब इसमें क्या बेटर है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, रोबोटिक सर्जरी से बड़ी आंत का कैंसर का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कई बार हमको किसी भी तरीके, चाहे मैं ओपन करूं चाहे मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करूं, जी हमको कई बार लेटरिन का रास्ता पेट में बनाना पड़ जाता है। जी और ये रास्ता टेम्पररी रहता है जब तक कि उसका कीमोथेरेपी या इस प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं या रेडिएशन चलना है ऑपरेशन के बाद में। जी तो ये जब चल रहा होता है तो हमको ये लेटरिन का रास्ता अलग से बनाना पड़ता है कुछ दिन के लिए, जी कुछ महीनों के लिए। तो ये रोबोटिक सर्जरी से 90% या 80% से 90% तक के चांसेस ये रहते हैं कि हम सर्जरी पूरी कर दिए और सिंगल स्टेज में कर दिए। जी क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी में, जो भी टाँके लगा रहे हैं, जो कुछ भी अतड़ियों को जोड़ भी रहे हैं, तो वो इतने प्रिसीजन से होते हैं कि उसमें लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी मतलब एनास्टोमोसिस जो आपने चीज़ जोड़ी है उसमें वापस से कोई उसका एक कोई हिस्सा कट जाए या वापस लीक कर जाए, इस प्रकार के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी और हीलिंग बहुत फास्ट होती है रोबोटिक सर्जरी में, क्योंकि जो आप टिश्यूज़ मतलब जो मांस आप उसको छू रहे हैं या पकड़ रहे हैं या किसी भी प्रकार का टाँका लगा रहे हैं, तो उसमें कम से कम नुकसान या कम से कम चोट आप उन अंगों को पहुंचा रहे हैं। जी और अतड़ियाँ क्योंकि एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं हो रही हैं, जी ठीक है ना, क्योंकि आपने पूरा पेट खोला नहीं है और अतड़ियाँ खुले वातावरण को एक्सपोज नहीं हुई हैं, तो उसके कारण से काफ़ी देर तक के वो आइलियस जो अतड़ियों का जो पैरालिसिस होता है ऑपरेशन के बाद में, वो बिल्कुल नहीं रहता है। जी और आप दूसरे दिन से ही मरीज को लिक्विड डाइट शुरू कर सकते हैं और तीसरे चौथे दिन आप उसको खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं जो मरीज 3 बार अस्पताल में भर्ती होता है या 2 या 3 बार अस्पताल में भर्ती होता है, एक बार उसका हम अतड़ी को बाहर निकालते, फिर दूसरी बार हम अतड़ी को काट के निकालते, फिर तीसरी बार जो लेटरिन का रास्ता बनाया उसको बंद करते, जी ये सब चीज़ें बच जाती हैं। जी जी सर, जी सर, बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रहे थे सर आप। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो ठीक है। हाँ हेलो, हाँ मैडम, जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम? मोर नाम बोधराम साहू है और शक्ति जिला ले बोला था पलारी कला 12 द्वार ले। जी साहू जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी साहू जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ना एक मजदूर आदमी हूँ मैडम, और जो आयरन पत्थर आते ना वो खाली करते हो तो मोर पेट में थोड़ा थोड़ा वो धूल के यानी गांठ जम गए। जी तो डॉक्टर साहब ने पूछत रहे बोला का करे में ठीक होई। जी जी सर, बोधराम जी, तोर जांच लगी, पहले तोर एक्सरा या सीटी स्कैन करके देखे बर पड़ी कि कौन हिस्सा में वो गांठ बन गए है और वो गांठ आयरन के टुकड़ा के बने हैं कि कोनो ट्यूमर टाइप के चीज है, और वो गांठ ला अगर हो सकत है कि निकाले बर पड़ सकत है। जी जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब हम ये रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो कौन कौन से कैसे ये बेटर है एक आम सर्जरी से, जैसा आपने बताया, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी, क्या कि जैसे पेनलेस सर्जरी है ये तो हमें पता ही है, तो उस बारे में विस्तृत में हमारे दर्शकों को देखिए, रोबोटिक सर्जरी में सर्जन को एक 3D कैमरा विजन मिलता है। जी, अभी जितने भी दर्शक देख रहे होंगे टीवी पे, वो इसको 2D पे 2 डायमेंशन देख रहे होंगे। जी मुझे उसमें 3rd डायमेंशन डेप्थ का परसेप्शन, जो कि मुझे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी नहीं मिलता, और वो एक ट्रू 3D डेप्थ भी आपको मिल जाती है। जी, और ऐसा लगता है कि सर्जन पेट के अंदर जाके बैठ गया है और ऑपरेशन कर रहा है। जी, ये वर्चुअल यही फीलिंग होती है आपको कि आप पेट के अंदर बैठे हुए हैं और अतड़ियों को काट रहे हैं या खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पहला है।
दूसरा प्रिसीशन, जी मतलब आपका मूवमेंट इतना प्रिसाइज होता है जी कि आप समझ नहीं सकते कि आप कितना कंट्रोल्ड है। जी। आपका ट्रैमर, अगर कई सर्जन होते हैं उनके हाथ कब कब आते हैं, जी ये ट्रैमर्स उन इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आते, जी वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बिना ट्रैमर के होते हैं। जी चौथा, आप जितना भी बोल लें पर इसमें दर्द बहुत मिनिमम है, क्योंकि इसके मूवमेंट जो होते हैं, ट्रोकार के मूवमेंट, जी। वो मांसपेशियों को इतनी चोट नहीं पहुंचाते। तो ब्लीड भी कम होता होगा सर? हाँ, ब्लीडिंग इसलिए कम है क्योंकि आप एक उसको मैग्नीफाइड देख रहे हैं, बड़े जी, रूप में जी। देख रहे हैं, हाँ, स्क्रीन में तो भी। डेफिनेटली चोट इतनी कम लगती है। जी आप देख रहे हैं कि ब्लडलेस सर्जरी, जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरी चल रही है। जी 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 मतलब मुश्किल से 2, 4, 10 बूंद खून निकल रहा है, उसके अलावा खून नहीं निकल रहा है, जब तक कि आप कोई मेजर नस ना काट दें। जी और मेजर नस काट भी देंगे तो उसको कंट्रोल करने का प्रिसीजन इतना ज़्यादा अच्छा है जी कि आप तुरंत उसको कंट्रोल कर सकते जी। हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको रोबोटिक सर्जरी में मिलती हैं, जो कि आमतौर पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं मिलती। जी सर, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और जहां ऑपरेशंस में इतनी ब्लीडिंग और इतना पेन होता है दर्शकों को, इसमें कितनी सुविधा हो गई है। सर वैसे तो आपने एक हमें स्टार्टिंग में बताया था कि कौन कौन सी सर्जरियाँ की जाती है एक इंट्रोडक्शन में, वैसे हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कौन कौन सी सर्जरी के लिए वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। जी सर। देखिए, खाने की नली का कैंसर, पेट का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, जी बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसका इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रोबोटिक सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। जी और सबसे आखिर में मैं बोल रहा हूँ, बट सबसे महत्वपूर्ण है, जी मैं बड़ा पैशनेट हूँ आज की तारीख में हर्निया सर्जरी को रोबोटिक के द्वारा करने में, जी सर। क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे जी। हैं, पिछले 1.5 साल में हमने जितने भी मरीजों का ऑपरेशन हर्निया के लिए किया है, जी और कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हर्नियाज भी किए हैं, उसमें जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। या जी सर। गुर्दे का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर और पेशाब की थैली का कैंसर, आप इनको भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। जी सर, रोबोटिक सर्जरी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि एक एपिसोड में ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है, और क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत में हैं, अंत की ओर हैं, इसलिए जाते जाते एक संदेश सर आपका हमारे दर्शकों के लिए। जी मैं आज जो संदेश देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, वो क्योंकि कोविड फिर से फैल रहा है, और मैं हर दर्शक से यही निवेदन करूँगा, सावधानी बरतें। ज़रूरत, अगर आपने शहर में भी अगर कोविड के मरीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं तो मास्क पहने और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि बचाव ही किसी भी बीमारी का बचाव ज़्यादा बेहतर होता है वनस्पत उसके इलाज करने से। और एक संतुलित डाइट का पालन करें और एक्सरसाइज करें। जी जी सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारियां सर आपने दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नमस्कार। नमस्कार जी थैंक यू मैम। जी थैंक सर। यू। दर्शकों, देखा आप, आज हमारे बीच थे बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदीप दवे जी, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन्होंने दी। और अंत में बस इतना ही कहूँगी कि रोबोटिक सर्जरी बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जो आपको पेनलेस सर्जरी देती है बहुत ही कम समय में, और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही प्रिसीशन के साथ में। तो इस ओर ज़रूर जाइए। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू। Love to watch you, baby.